बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लानिंग क्या होने जा रही है कि बिल्कुल वैसी ही स्पिन ट्रैक बनाई जाएगी, जिसको कहते हैं कि वो टर्नर पिच बनेगी कि जिसके ऊपर 3 स्पिनर्स को खिलाकर पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की बल्लेबाजी को टफ टाइम देगा, या फिर कोई सपोर्टिंग पिच बनेगी, किस तरह की पिच बनेगी। और इसके अलावा पाकिस्तान की कौन सी फाइनल प्लेइंग 11 मैदान में उतरने जा रही है, इस हवाले से अब एक ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनने जा रही है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और पाकिस्तान किस प्लान के साथ मैदान में उतर रहा है वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। कुछ तब्दीली हो रही है पाकिस्तान के प्लान में, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना जी, वो उसने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने सीखा है पाकिस्तान की पिछली 2 होम सीरीज से। एक पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली, पाकिस्तान ने रैंक टर्नर बना दिए और इतने ज़्यादा टर्निंग वाली पिचेस थी कि इंग्लैंड की टीम जो है वो बिल्कुल फारिग हो गई, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई और 2 टेस्ट मैचेस वो लगातार हार गए पाकिस्तान से। पहला टेस्ट मैच वो आपको पता है पहले सपोर्टिंग पिच बनी थी, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार बनी थी, उसमें पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में हार गया था। तो उसके बाद फिर हमें जो है वो, जिसको कहते हैं ना कि हम नींद से जागे, और फिर आकिब जावेद साहब आए और उन्होंने आके फिर नया फार्मूला दिया। वो जो बेसबॉल के मुकाबले में आकिब बॉल बन गया वो ना, जैसे मोहम्मद रिजवान ने कहा था विकेट के पीछे कि दिस इज आकिब बॉल, दिस इज नॉट बेसबॉल। अब मसला ये बना कि उसके बाद पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम ये बना कि भाई, अगर जब तो आप टॉस जीत जाते हैं, पहले बैटिंग आपको मिल जाती है, ठीक है, फिर तो बात ठीक है, आप मैच भी जीत रहे हैं। लेकिन जब आप टॉस हार जाते हैं तब प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि आपको भी उसी गड़े में गिरना पड़ सकता है जो गड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं। इसका पाकिस्तान को नतीजा भुगतना पड़ा वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पहला मैच तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जीत गया, लेकिन दूसरे मैच में लो आज अपने दाम में सयाद आ गया के मुतरादिफ पाकिस्तान की टीम उसी गड़े में गिर गई कि जो गड़ा पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज की टीम को अपना शिकार बनाने के लिए खोदा था। और वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों के साथ वही सलूक किया जो पिछले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के स्पिनर्स ने, साजिद और नोमान ने, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के साथ किया था। और वहां पे जाके अब जब जनूबी अफ्रीका की टीम आई है तो पाकिस्तान ने सर जोड़कर बैठ के पाकिस्तानियों ने ये सोचा है कि मियां यहां पर जो है ना कुछ हमें और भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ 1 डायमेंशनल अगर हम पिच उतारते हैं, बनाते हैं, तो वो पाकिस्तान के गले भी पड़ जाएगी, क्योंकि उधर भी महाराज की क़यादत में उनके पास भी तगड़े स्पिनर्स मौजूद हैं और उनके कप्तान के बकौल हम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो वो उनके पास भी कम से कम 2 तगड़े स्पिनर की ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपके पास 3-4 स्पिनर्स हैं तो उनके पास भी स्पिनर्स हैं, और अगर आप उनके बल्लेबाज स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं तो भाई आपके बल्लेबाज भी फिर इधर उधर करते हुए दिखाई देते हैं। आपको पता है आपका कप्तान तो सबसे पहले स्पिनर्स का शिकार बनता है, उसको स्पिनर्स के खिलाफ उस तरह की शॉट्स खेलनी ही नहीं आती कि जो स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल के आप लंबी इनिंग्स खेलते हैं, उसको बस सिर्फ कदमों का इस्तेमाल करना आता है। तो ये प्रॉब्लम फिर बाबर आजम अलग से स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जो है, खासतौर पे अंदर आती हुई बॉलों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। अब्दुल्ला शफीक जो है वो बहुत बड़े मसाइल का शिकार थे, आपको पता है, वो भी बार बार आउट हो रहे थे स्पिनर्स के अगेंस्ट। तो ये सारी सिचुएशन में फिर पाकिस्तान ने थोड़ी सी तब्दीली की है अपने प्लान में, और जराए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बनाएगा, स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली पिच बनाएगा, लेकिन वो पिच ऐसी होगी
कि वो बाद में जाके ज्यादा स्पिन करेगी, स्टार्ट में वो थोड़ी बैटिंग के लिए साजगार होगी, और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वो पिच जो है वो डिटीरियरेट करेगी, टूटेगी पिच, और उसके बाद फिर जो है मतलब उसके बाद प्रॉब्लम बनेगा बल्लेबाजी, बाद में बल्लेबाजी करने के लिए। जैसे नॉर्मली एक सपोर्टिंग पिच होती है कि शुरू में पहले दिन में वो फास्ट बॉलर्स को मदद देती है, स्पिनर्स को मदद नहीं देती, फास्ट बॉलर्स को मदद देती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपको पता है धूप भी पाकिस्तान में काफ़ी है, गर्मी है, अभी भी धूप निकली हुई है, तो वहाँ पे फिर पिच जो है वो ड्राई होना शुरू होती है, और उसके बाद फिर वो तीसरी और चौथी इनिंग्स में जाके वो स्पिनर्स के लिए मददगार होती है। तो ये जो हमारे इस वक्त इंटरम हेड कोच हैं, कुल वक्ती नहीं है, जुज वक्ती हमारे हेड कोच हैं अजहर महमूद, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम एक सपोर्टिंग पिच बनाने के चक्कर में हैं कि जिसमें फास्ट बॉलर्स के लिए भी स्टार्ट में मदद हो और बाद में स्पिनर्स जो हैं वो एक्शन में आए। तो बिल्कुल एक वन साइडेड किस्म की रैंक टर्नर पाकिस्तान नहीं बनाने जा रहा। तो इस वजह से अब इसमें सिर्फ स्पिनर्स का रोल नहीं होगा, बल्कि जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ होगा, और बाद में फिर फास्ट बॉलर्स जो हैं वो ऑब्वियसली जो चौथी इनिंग्स है उसमें भी फास्ट बॉलर्स के लिए रोल इस तरह से होगा कि रिवर्स स्विंग जो है वो पाकिस्तान करवा सकता है, और रिवर्स स्विंग के लिए आपके पास वो वाले फास्ट बॉलर होने चाहिए कि जो रिवर्स स्विंग करवाएं। तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 इस मैच के हवाले से बनने जा रही है, उसमें अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि 2 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी, 3 स्पिनर्स 1 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में नहीं उतरेगी। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाने का फैसला किया है। दूसरे नंबर पे पिछली बार क्या हो रहा था कि पाकिस्तान एक प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ और एक ऑलराउंडर के साथ जाता था, आमिर जमाल को एज एन ऑलराउंडर खिलाया जा रहा था, लेकिन आमिर जमाल वहां पे ऑलराउंडर के तौर पे कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। इस वजह से पाकिस्तान ने इस बार उनको रिलीज किया है आमिर जमाल को, और वहीं पे अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कुछ सेपरेट, कुछ डिफरेंट करने जा रही है। पाकिस्तान 2 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। जराए ये दावा कर रहे हैं, अभी तक की खबरें ये आ रही हैं, बीच में कहीं आकिब बॉल फिर ना एंटर हो जाए और ये ना हो कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को खुद भी खतरा है कि कहीं हम खुद ही उसका शिकार ना हो जाएं, तो इसलिए पाकिस्तान इस पिच को बैलेंस बनाने के मूड में है। पाकिस्तान की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसमें ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इमामुल हक का जो रीसेंट सीरीज जो सीजन है ना काउंटी क्रिकेट में, वो बहुत अच्छा गया है, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने रन्स बनाए हैं, और भाई हम जो भी कहते रहे कि ये पर्ची है, ये वर्ची है, वो बंदा परफॉर्म भी कर रहा है, और अब रिसेंटली वो परफॉर्म करके आया है, तो यहाँ पे बहुत सारी निगाहें उसके ऊपर होंगी। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर ऑब्वियसली हैं कि अब वो जो जिन टेक्निकल इश्यूज़ का वो शिकार थे, जिसकी वजह से वो जल्दी विकेट उनकी गिर जाती थी और काफ़ी अरसे से वो कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे, तो वो उनके ऊपर भी निगाहें होंगी कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो किस किस्म का वो परफॉर्मेंस जो है वो करने के मूड में है। मसला ये कि जरा ये दावा कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर पहले टेस्ट मैच में 2 रेगुलर फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि जो हमारे हेड कोच हैं अजहर महमूद, वो आसिफ आफरीदी की बॉलिंग से बहुत मुतासिर हैं और उनके डेब्यू के हक में हैं। तो अगर उनको डेब्यू करवाया जाएगा तो फिर क्या नोमान अली जो हैं उनको क्या पाकिस्तान की टीम बिठाएगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी बात को माना जाएगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 2 स्पिनर्स और 2 स्पिनर्स में भी आपको पता है कि कौन से हैं, और 2 फास्ट बॉलर में एक फास्ट बॉलर जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग नाम उनका सामने आ रहा है। बहरहाल मैं आगे चलता हूं। शान मसूद तीसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। ये इनका भी अभी काउंटी सीजन अच्छा गया है, खासतौर पे एंड में जो इन्होंने कुछ मैचेस खेले हैं वो अच्छे गए। और चौथे नंबर पे द वन एंड ओनली बाबर आजम। टिकटें फ्री हैं भाई, बहुत सारे जो लाहौर में आपको पता है कि बहुत सारे स्टैंड्स जो हैं उनकी टिकटें फ्री हैं, फ्री एंट्री है। तो लाहौरिये मुझे तो लगता है कि इस बार ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाएंगे
और अपने फेवरेट प्लेयर बाबर आजम को देखने के लिए। बाबर आजम के फैन जो बहुत तरसे हुए हैं, काफ़ी अरसे से बाबर आजम को इन एक्शन नहीं देखा। लास्ट पाकिस्तान का जो वेस्ट इंडीज़ की में सीरीज़ हुई है वहाँ पे उनको एक्शन में देखा था, और पाकिस्तान में तो काफ़ी अरसे से वो एक्शन में नहीं है। तो ये एक मौका है आपके लिए, जाइए जाकर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाकर बाबर आजम को देखिए। और बाबर आजम पे बहुत सारी निगाहें हैं सर। ये मैं आपको बताऊं, अभी भी अगर बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो मैं आपको ये क्लियरली बता सकता हूं कि T20 में सिर्फ उनको एक प्रॉपर जबरदस्त किस्म की तगड़ी खूबसूरत क्लास की इनिंग्स चाहिए, जिसमें हमें वो पुराना बाबर आजम जिसको हम जानते हैं, जो हमारी आंखों का तारा हुआ करता था, वो बाबर आजम हमें नजर आए। अगर एक तगड़ी इनिंग्स बाबर आजम इस सीरीज में, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में खेल जाते हैं और फिर उसके बाद ओडीआई सीरीज में बाबर आजम परफॉर्म कर जाते हैं, एक आध इनिंग्स वहां पे खेल जाते हैं, तो सर जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें बाबर आजम तो पक्के हैं। मोहम्मद रिजवान के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बाबर आजम जरूर पक्के हैं। उसके अलावा उसके बाद बाबर आजम के बाद जो है वो सऊद शकील 5वें नंबर पे आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इनके ऊपर भी निगाहें होंगी कि ये यहाँ पे किस किस्म का परफॉर्म करते हैं। 6ठे नंबर के ऊपर मोहम्मद रिजवान, जी हाँ, मोहम्मद रिजवान फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के तौर पे ही पाकिस्तान में खेलेंगे। आपको पता है, पूछा गया था कि रोहेल नज़ीर के कोई चांसेस मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि रोहेल नज़ीर जो हैं वो हमारे सेकंड चॉइस विकेट कीपर हैं, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हमारे मोहम्मद रिजवान है। अगर खुदा न खास्ता मोहम्मद रिजवान को कुछ होता है तो हम उनकी जगह कंकशन वगैरह में जो है वो फिर इनको कॉल करेंगे, या वो खुदा न खास्ता इंजर्ड हो जाते हैं तो तब वो उनको बैकअप के तौर पे रोहेल नज़ीर को रखा गया, ये कहा था अजहर महमूद ने। मोहम्मद रिजवान, उसके बाद सलमान अली आगा आपके T20 कप्तान 7वें नंबर पे बैटिंग करेंगे। ये आपको एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, बल्कि बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे नजर आएंगे, क्योंकि बैटिंग इनका प्लस है, प्लस ये स्पिन बॉलिंग भी डाल सकेंगे और जहां पे जरूरत पड़ेगी ये कुछ 2.5 स्पिनर का रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाएं आप फास्ट बॉलिंग में, तो स्पिन बॉलिंग में, तो स्पिन बॉलिंग में पहले साजिद खान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फिर 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे शाहीन शाह आफरीदी कम बैक होने जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में, एक बार फिर से वो वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद फिर 10वें नंबर पे नोमान अली। नोमान अली जो है वो ऑब्वियसली नोमान और साजिद की जोड़ी जो है वो पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट मैच में भी परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। हालांकि मैंने आपको कहा कि बीच में आसिफ आफरीदी को डेब्यू करवाने का इरादा जाहिर किया जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अगर उनको डेब्यू करवाएंगे तो फिर आप सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर्स के साथ खेल सकेंगे। इस सूरत में फिर आप 11वें नंबर पे जिनका नाम जेरे गौर है वो है खुर्रम शहजाद। जी हाँ, खुर्रम शहजाद का एज ये है कि पुरानी बॉल के साथ रिवर्स स्विंग भी कर लेते हैं, नई बॉल के साथ बहुत अच्छा स्पेल करते हैं, नई बॉल के साथ विकेटें लेते हैं। तो उनको अगर ये इसी तरह की पिच रखी जाती है और बीच में आकिब बॉल एंटर नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान खुर्रम शहजाद के साथ ही जाएगा। 2 स्पिनर्स 2 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी। लेकिन अगर आकिब जावेद भाई को आखिरी लम्हात पे ये आ गया कि भाई इंडस्ट्रियल फैन लगाओ और उड़ा दो सारा पिच को, तो फिर उस सूरत में यहाँ पे तीसरे बॉलर के तौर पे आसिफ आफरीदी भी मैदान में उतर सकते हैं। आसिफ आफरीदी वैसे थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, ये अलग बात कि उन्होंने PSL में बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने उनको 1-2 इनिंग्स उनकी देखी, नेशनल T20 कप में देखी थी 2018 में, 2019 की बात है। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि इस लड़के में थोड़ा टैलेंट बैटिंग के हवाले से भी मौजूद है। बेचारे के ऊपर ये वो वाला, बेचारा तो नहीं हम कहेंगे, उन्होंने अपनी गलती को माना था, अपने जुर्म को माना था, जिसके ऊपर उनको 1 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा था। ये वाला मसला है ना जी, बहुत सारे क्रिकेटर्स के कैरियर खा जाता है और यही मसला उनके साथ भी बना। दोबारा मौका मिल रहा है, देखते हैं क्या उनको डेब्यू करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता। आपके ख्याल में पाकिस्तान की कौन सी प्लेइंग 11 मैदान में उतरनी चाहिए? और ये देखते हुए कि जनूबी अफ्रीका की टीम मार्करम की क़यादत में इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है, वो WTC की चैंपियन है इस बार की, ये ज़हन में रखिएगा, WTC की चैंपियन, प्लस वो टीम इस वक्त दुनिया की नंबर 2 टीम है। तो इसलिए
ये जहन में रखिएगा कि साउथ अफ्रीका इज नॉट कमिंग स्लो एट यू, वो भी आपको भरपूर टफ टाइम देने की कोशिश करेगी, लेकिन पाकिस्तान इन एनी केस किसी भी तरह से पाकिस्तान की टीम अगर विन मैनेज करती है और दोनों विन मैनेज कर लेती है तो फिर मैं आपको बताऊं कि इस WTC साइकिल में आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप टॉप 2-3 टीम्स में आ सकें। एंड हु नोज कि अगर टॉप 2 में आए, एंड हु नोज कि उधर से अगर इंडिया भी आ जाए, तो दुनिया क्रिकेट को पहली बार WTC का जो साइकिल है उसमें दो आर्क राइवल्स टेस्ट क्रिकेट में एक दूसरे के मध्य मुकाबले देखने को मिले। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।